जब आपने शुरुआत करी थी आशीष जी, आपने सोचा था कि 250 करोड़ का फंड मैनेज करोगे आप? एक ही विजन है, 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना है। 1 लाख? अगर कोई आदमी, कोई व्यूअर्स स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकता है कि 2-3 हज़ार रुपये लगा करके भी SIP पॉसिबल है? आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं। SIP है, कोई भी काम अगर सिस्टमेटिक वे में, डिसिप्लिन वे में करते हैं तो उसमें रिजल्ट आता है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ कि सन 2000 में अगर कोई SIP वगैरह करता, आज उसका क्या पोर्टफोलियो होता? छोटा अमाउंट से 95 में अगर किसी ने 10,000 रुपये की SIP की है तो आज उसका पोर्टफोलियो 22 करोड़ रुपये का है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमने LIC कर ली तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। कितना सही कितना गलत? काफ़ी सारे व्यूअर्स का ये चिंता रहता है कौन सा मेडिकल प्लान सबसे बेस्ट होता है। मैं ज़्यादातर लोगों को बोलता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट को अपने गोल के साथ अलाइन करो। एक आम आदमी अगर 100 रुपया कमाता है तो उसको कितना % सेविंग में डालना चाहिए? डेली के 100 रुपये भी अब बचा के इन्वेस्ट करना शुरू करोगे SIP के माध्यम से, 30 साल में सर वो 1 करोड़ हो जाता है। PPF को लेकर के काफ़ी सवाल है कि PPF में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या SIP करना चाहिए। क्या एक आम आदमी PF का जो एडवांटेज है वो लोकल बैंक से ले सकता है? 90% लोग इंडिया में फाइनेंशियली इलिटरेट है। कुछ लोग इतिहास रटते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं। जहाँ बात कर रहे हैं इतिहास रचने की, राजस्थान की पावन धरती हमेशा से आगे रही है। ये हिंदुस्तान की एक ऐसी धरती है, इस धरती को बार बार नमन। आज इसी पावन धरती से श्री गंगा शहर से हमारे साथ में आशीष जी शारदा, बालाजी निवेश, जिन्होंने 250 करोड़ का अभी तक फंड मैनेज कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा फैमिली को उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना सिखाया है। पैसों से पैसे कैसे जोड़े, कैसे आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, मतलब आपका धंधा कमा रहा है और पैसे से पैसे आप कैसे कमा सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से स्वागत करेंगे आज के द रेडीमेड वाला शो में। कैसे हैं भाई साहब, कैसे हो व्यूअर्स? हमने 3-4 एपिसोड्स बनाया था, काफ़ी दिन का ब्रेकडाउन था, आज वापस से एनर्जी के साथ आए हैं। आज बात करेंगे पैसे से कैसा पैसा बन सकता है, किस तरीके से टैक्स को आप प्लानिंग कर सकते हो, क्या सोते सोते पैसा कमा सकते हो, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट मजबूरी है, ज़रूरी है, अच्छा करना चाहिए तो कैसे करें, कौन समझाएगा, सारा का सारा आज इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा आशीष जी शारदा जी का, जिन्होंने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया। वेलकम करते हैं सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद आकाश जी, आपने मुझे मौका दिया और इतने अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनेंस पर आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं। आज की डेट में फिनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आदमी की लाइफ स्टाइल कैसी होगी ये बड़ा निर्भर करता है आपका पॉकेट में पैसा कैसा है, आपका फाइनेंस कैसा है, और इसी चीज़ को ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। तो सर पहले तो मैं आपका वेलकम करूंगा। आज के डेट में आपने 250 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, 1000 से ज़्यादा फैमिली को आपने इन्वेस्टमेंट करना सिखाया है। इतनी पुरानी कंपनी, 20 साल का आपको अनुभव है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एक बार वापस से। इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? ये जर्नी बाई चांस शुरू हुई थी। मेरा भी कपड़े का धंधा था। अच्छा, आप भी कपड़े वाले हो? पापा का बिजनेस से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, पर वहाँ मैं लोगों को देखता था दिन भर काम में लगे हुए हैं, बिजी है, ग्राहक आ रहा है, माल बिक रहा है, पैसा आ रहा है, पैसे जा रहा है। और जब भी पैसों की बात आओ तो हर समय फिनेंशियल क्रंच। तो मैंने देखा कि ये लोग कमा तो रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, मार्जिन तो है, बट किस तरह से फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, इन चीज़ों में उनका कभी ध्यान नहीं गया। मैंने अपने फादर को देखा, उन्होंने अपनी जर्नी में काफ़ी पैसे कमाए, पर जब बिजनेस में क्राइसिस आया तो सारा का सारा पैसा वहीं का वहीं रह गया। तो इस जर्नी से मुझे लगा कि, और मेरा मन में यह था कि मुझे हुक नहीं आ रहा था कि मुझे, मतलब आपको भी कपड़े के धंधे में किक नहीं आ रहा था। हाँ। तो फाइनेंस एक बहुत गंभीर विषय है, और जब आपने शुरुआत करी थी उस समय तो LIC आदमी कर लेता था, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट है। हमने LIC कर ली, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। उस समय आपका पहला क्लाइंट कौन था जिसको आपने कोई भी सर्विस वगैरह बेची होगी, उसके बारे में बताइए। शुरुआत में मेरी जर्नी बहुत चैलेंजिंग रही। मैंने अपने जो भी जान पहचान है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, सबको इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, बच्चों की प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब के बारे में बताना शुरू किया, पर ज़्यादातर लोग मुझे इग्नोर करते थे। अरे आ गया पैसा लेने, खर्चा करने के लिए मरने की बात करेगा और कुछ नहीं करेगा। अरे मरने के बाद क्या फायदा, हमको तो आज पैसा चाहिए, कल मरने के बाद का फायदा बता रहा है ये आदमी। हाँ, क्या फायदा? ज़्यादातर लोग मुझे इग्नोर करते थे। शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेज आए, पर समहाउ कुछ लोगों को फॉलो कर करके मैंने इंस्पायर किया। 2-4 मेरे दोस्त थे, उन लोगों को ज़बरदस्ती मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप 1000-2000 से शुरू करो मेरे कहने पर।
तो इनिशियली ये जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ी, बहुत लोगों को टफ किया, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत ही अनटैप्ड मार्केट है, लैकिंग सब्जेक्ट है, लोगों को नॉलेज नहीं है, गाइडेंस नहीं है। कोई आता है, किसी को कोई इंश्योरेंस दे के चला गया, कोई बैंकर आया कुछ दे के चला गया, लोग ऐसे ही खरीद रहे हैं, सेविंग भी कर रहे हैं, बट उनका पैसा उनके काम नहीं आ पा रहा है, उनको समझ भी नहीं है। तो मैंने अपना नॉलेज इंक्रीज किया, मैंने बहुत सारे कोर्सेस अटेंड किए, अपने आप को अपग्रेड किया। मुझे लगा कि इस फील्ड में लोगों को प्रॉब्लम है और मेरा जो मिशन था कि लोगों की हेल्प करना, तो मैंने अपने आप को एजुकेट किया और मेरा यही ऑब्जेक्टिव रहा हर समय कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाऊँ, उनको फाइनेंशियली एजुकेट करूँ, उनके लाइफ में जो भी उनके गोल है उनको मैं पूरा करने में किस तरह से। जब आपने शुरुआत करी थी आशीष जी, आपने सोचा था कि 250 करोड़ का फंड मैनेज करोगे आप? नहीं, ये तो एक सपना था मेरे लिए। जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो मुझे लगा कि अगर कभी 100 करोड़ भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी। अभी 250 करोड़, आगे कहाँ तक जाना चाहते हो? सर, अभी हमारी कंपनी का विजन है, एक ही विजन है, 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना है। 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना है। तो ये 1 लाख लोगों में आपने ऐसा क्या कर जादू किया कि हर राजस्थान, जैसे कि कुछ मैं देख रहा था कि राजस्थान के नापासर के लोग हैं, कुछ सेंट्रल के लोग हैं, कुछ नोखा मंडी है, ये राजस्थान के लोग आपके पोर्टफोलियो में इतने कहाँ से आ गए? आप रहते बंगाल में हो, गांव आपका गंगा शहर है, ऑफिस आपका बड़ा बाजार है, तो ये राजस्थान से इतना सारा धंधा कैसे आ गया सर? तो इनिशियली क्योंकि मैं खुद राजस्थानी हूँ तो कुछ नॉन लोगों को किसी के रेफरेंस से मैंने जब उनके लिए सक्सेस स्टोरी जनरेट की, उनको समझाया। शुरुआत में जो लोग इग्नोर करते थे, जब बाद में मैंने उनका पैसा बनाया, उनका पोर्टफोलियो खड़ा हुआ, उन्हीं के रेफरेंस से इस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ी। और मेरे क्लाइंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिन लोगों को भी मैंने अच्छी हेल्प की उन्होंने काफ़ी रेफरेंसेस दिए। इस तरह से ये जर्नी धीरे धीरे और आज के टाइम में तो ज़्यादातर मैक्सिमम मेरा 50 से 70% सेल तो मेरे क्लाइंट ही कर देते हैं मेरे भी। आप में ऐसे कर लो, बेस्ट रहेगा वो। तो ये देखो, एक बात है कि काफ़ी लोग सोशल मीडिया करते हैं, काफ़ी लोग ऐड करते हैं, PR करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बट एक जेन्युइन सर्विस जो देता है, जो अच्छा सर्विस दे, उसके पास क्लाइंट का कभी कमी नहीं होता है। रिकमेंडेशंस, रेफरेंस। और हमारे मारवाड़ी में तो ऐसा है ना कि एक पंडित अगर अच्छे से पूजा कर दे शादी में, हाँ, तो उसके बाद में उसको धंधे की कमी नहीं है। मतलब बैक टू बैक जितना भी सवार रहेगा वही पंडित वो काम करेगा। अगर एक कैटरर अच्छा खाना बना दे तो उसके बाद उसको कोई मार्केटिंग नहीं करना पड़ता। सारी की सारी मारवाड़ी में जितनी भी कम्युनिटी में रेफरेंस का बिजनेस बड़ा अच्छा चलता है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका एक फैक्टर रहेगा। अच्छा, अगर कोई आदमी, कोई व्यूअर्स स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकता है? इसका क्या तरीका होता है कि 2-3 हज़ार रुपये लगा करके भी SIP पॉसिबल है? यस, आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं। SIP एक सिंपल तरीका है सेविंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का। अभी तो गवर्नमेंट ने 100 रुपया महीना से भी आप चालू कर सकते हैं, ऐसी स्कीम भी ले आइए। ये एक डिसिप्लिन सिखाता है। अगर से रेगुलरली अपने डिसिप्लिन वे में कोई भी काम अगर सिस्टमेटिक वे में, डिसिप्लिन वे में करते हैं तो उसमें रिजल्ट आता है। तो SIP एक बहुत अच्छा माध्यम है छोटे छोटे अमाउंट से बड़ा पैसा बनाने का। मैंने काफ़ी सारे लोगों को इस तरह से, जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ मेरे क्लाइंट की। मेरे एक दोस्त था, मैंने उसे ज़बरदस्ती, मैं बोला मेरे दो, आप नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उनके बाद भी वीडियो चल जाएगा। नाम एक्चुअली किसी को हम लोग बोलना ठीक नहीं रहता है। तो 1000 रुपये की SIP चालू करा दी समाउ, वो भी चालू करके, ठीक है, मेरे बोलने से उसने स्टार्ट कर ली। उसका आपने दोस्ती का फ़ायदा उठाया? इंटरेस्ट नहीं था। मैं बोला तुम कर, बाद में मेरे को याद रखेगा। कर गई और 10, 15, 20, आज 15-16 साल हो गए। उस SIP की वैल्यू आज 16 लाख रुपया है। तो जस्ट अभी ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था, यार उस समय तुमने 1000 की ज़बरदस्ती कराई, यार 10,000 की करा देता तो 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो होता। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरी है। शुरुआत में मेरे एक मित्र के रेफरेंस से एक कपल मेरे पास आए, बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत चिंतित थे। तो मैंने उन्हें SIP के बारे में तो ये सब चीज़ें समझाई, पर बोलते थे मार्केट है, ये तो गिर जाएगा, मार्केट में डर लगता है, पैसा मेरा डूब जाएगा। पर बहुत समझाने के बाद छोटे अमाउंट से उन्होंने स्टार्ट की ग्रेजुअली। अभी रिसेंटली 4-6 महीने पहले उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आपने जो उस समय प्लानिंग की थी उससे जो मेरा फंड बना, उससे आज मैं अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ा पा रहा हूँ और उसका कैरियर मैं सेट करने में ये पैसा मुझे काफ़ी हेल्प किया। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं कि सन 2000 में अगर कोई SIP वगैरह करता तो आज उसका क्या पोर्टफोलियो होता, छोटा अमाउंट से भी?
देखिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अगर 95 में म्यूचुअल फंड इंडिया में रेगुलेट हुआ था, जब काफ़ी कंपनियां आनी चालू हुई थी, 95 में अगर किसी ने 10,000 रुपये की SIP की है तो आज उसका पोर्टफोलियो 22 करोड़ रुपए का है सर। क्या बात कर रहे हो? यस, 10,000 रुपये की SIP अगर किसी ने की है और कंटिन्यू उसे आज तक कर रहा है तो 22 करोड़ का वेल्थ म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। 22 करोड़ बहुत बड़ा मैटर है ये तो। यस, 22 करोड़ 10,000 में, अरे यार हमें पता नहीं था वरना हम ही चालू हो जाते। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमने LIC कर ली तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। कितना सही कितना गलत? देखिए LIC एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, पहले इस कॉन्सेप्ट को अपने क्लियरली समझ लेते हैं। LIC एक सेविंग का इंस्ट्रूमेंट है। LIC से आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ये जो मार्केट में मिथ है कि मैंने तो LIC कर ली, मेरा ये इन्वेस्टमेंट है, LIC आपको उतने पैसे नहीं बना के देगा। ये एक प्रोटेक्शन का इंस्ट्रूमेंट है, आप थोड़ी बहुत सेविंग्स उसमें डाल सकते हैं पैसा सेव करने के से, वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, पहला बात। और इसमें आपकी कंपनी मेडिक्लेम भी कवर करती है? हाँ, हम लोग तो काफ़ी सारे व्यूअर्स का ये चिंता रहता है कौन सा मेडिकल प्लान सबसे बेस्ट होता है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा बेस्ट, वो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्या बेस्ट है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें भी अलग अलग दवाई होती है? हाँ देखिए बुखार की 20 दवाई अवेलेबल है, अलग अलग डॉक्टर के पास जाएंगे तो हर आदमी की बॉडी, हर आदमी की नीड, उसके लिए क्या ज़रूरत है, कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए सूट करेगा। तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं देते हैं, पहले उसकी नीड को समझते हैं, उसकी रिस्क, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए सूट। फिर भी अगर मिडिल क्लास को अगर मेडिक्लेम लेना है तो कौन सी कंपनी का आप रिकमेंड कर सकते हो? देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं, देखिए HDFC आर्गो एक बड़ा ब्रांड है, नीवा बुपा है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी बहुत सारे नए नए प्लान भी आ गए हैं, बहुत सारी फैसिलिटी आ गई है, तो उसमें देखना पड़ता है कि क्लाइंट की क्या नीड है, उसे क्या चाहिए, वो कौन से प्रोडक्ट में बेटर मिलेगा, बेटर सर्विस मिलेगी, बेटर क्लेम रेशियो है। तो एक मेडिक्लेम का मिनिमम से मिनिमम जो प्लान होता है, छोटा से छोटा प्लान जो एक आम आदमी ले पाए, तो कितना से चालू होता है? देखिए आम आदमी को मैं रिकमेंड करता हूँ मिनिमम आज के टाइम में 5 लाख रुपए की मेडिक्लेम एकदम मिनिमम है जो सबके पास होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा चीज़ है, चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, आप भले उधार लेके लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी पूरा जर्नी गड़बड़ हो सकता है। टर्म प्लान के बारे में कुछ पूछते हैं, काफ़ी लोगों को जिज्ञासा रहता था कि टर्म प्लान करना चाहिए तो कितना का करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब सही समय रहता है, टर्म प्लान का फ़ायदा क्या है? काफ़ी लोग बोलते हैं टर्म प्लान में नुकसान भी होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले आदमी की प्लानिंग में होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर कोई आदमी को प्लानिंग करनी है तो टर्म इंश्योरेंस है। ठीक है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर आप नहीं हैं तो आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए आपने क्या बैकअप बनाया है। सपोज करिए आपका एक बैकअप प्लान है, अगर अनसर्टेनिटी आपके साथ कुछ भी हो गई, आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, बड़ा बिजनेस कर रहे हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक कम प्रीमियम में एवरेज 20-25 हज़ार रुपये में आपको 1 करोड़ रुपये का कवर मिल जाता है। यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि एक आदमी की जितनी इनकम है उसका 10 से 20 टाइम्स का कवर उसके पास होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। जिससे कि अगर उसको कुछ भी हो जाए तो उसकी फैमिली को पूरी सेफ्टी रहे। पहला बात कि उसकी इनकम डाउन नहीं हो, उसकी लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव नहीं आए। देखिए इमोशनल लॉस तो कोई कवर नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं फाइनेंस के बिना लाइफ चल नहीं सकती है और वो बैकअप चाहिए आदमी को। तो ये जो 2 चीज़ है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान, मैं हर आदमी को रिकमेंड करता हूँ, चाहे आपके पास पैसे हो नहीं हो। जैसे आप डेली के खर्चे करते हैं उसको एक खर्च की तरह अपने प्लान करके ज़रूर लीजिए। काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं उनका ये भी रहना है कब स्टार्ट किया जाए टर्म प्लान? देखिए टर्म प्लान का स्टार्टिंग ऐसा है कि जब भी आप अपने फील्ड में कैरियर स्टार्ट करो, जब आप अर्निंग करना 24 से 25 साल के समय में चालू करते हो, उसी समय आपको स्टार्ट करें। जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे आपका प्रीमियम काफ़ी लो रहता है और अनसर्टेनिटी आपको कभी ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपको टर्म प्लान मिल जाएगा। अब हमारे यहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी है जो सैलरी वाला है, इसका ऑन एन एवरेज 20 से 25 हज़ार का सैलरी है, तो वो क्या 3-4 CR का टर्म प्लान कर सकता है या फाइल देख करके ये अलाउ होता है? नहीं, ये इनकम के हिसाब से मिलता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। हाँ, 20-25 हज़ार में एक लिमिटेड अमाउंट का ही टर्म प्लान मिलता है। नॉर्मली इनकम का
20 टाइम्स तक इंश्योरेंस कवर एवरेज में मिलता है, डिपेंडिंग ऑन और भी पैरामीटर होते हैं। आपका हेल्थ सही होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए, आपका फिनेंशियल हेल्थ भी सही होना चाहिए, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। तो टर्म प्लान में कौन सी बढ़िया कंपनी आपको कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, कोई भी कंपनी, बहुत सारी अच्छी कंपनी है, ICICI है, HDFC है, बजाज है, टाटा है, डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या अच्छी है। मैं भैया की वही जवाब दूंगा। मतलब हर चीज़ के लिए आपका कहना है कि पहले मंथन जरूरी है, पहले आपने कस्टमर का एनालिटिक्स करते हैं, उसके बाद ही आप कोई प्रोडक्ट बताते हैं। यस। बट ऐसा बहुत रेयर होता है आशीष जी। मैं काफ़ी सारे एडवाइजर्स को जानता हूँ जो पॉलिसी वगैरह करते हैं, उनके पास में तो बस प्रोडक्ट लिस्ट होता है, आपने बोला नहीं वो इन्होंने थमा दिया। बट आपके साथ ऐसा है कि आप हर चीज़ के पहले एक पैरामीटर का जो है तराजू वो ले आते हैं। आपका फ़िल्टर बड़ा अच्छा है कि आप किसी भी चीज़ को रिकमेंड जल्दी से नहीं कर रहे, पहले क्लाइंट को देखते हैं उसके बाद आप रिकमेंड करते हैं। ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। अच्छा, मैंने भी रिसेंटली बहुत सारा ऐड देखा था, म्यूचुअल फंड ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड ज़रूरी है, ज़रूरी है। अच्छा, ज़रूरी है या सही है? एक अभी बीच में एक और कैंपेन आया था, म्यूचुअल फंड सही है। तो सही है तो कौन सा सही है? देखिए, आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट को, एक आम इंसान को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इससे अच्छा कोई जरिया नहीं है। म्यूचुअल फंड सही है और साथ में एडवाइजर जरूरी है। हाँ। ये दोनों चीज़ अगर आपके साथ है, दोनों का मिश्रण होना जरूरी है। हाँ। और अगर आपने अपने प्लानिंग के हिसाब से, गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू किया है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कितना वेल्थ बन सकता है। तो व्यवहार, आपका व्यवहार और आपके पास सलाहकार, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में, अगर आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो। म्यूचुअल फंड की अगर बात हो ही रही है, काफ़ी बार मार्केट गिरता है। अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी सारा ट्वीट था जिसके कारण में मार्केट एक बार में गिर गया। उस समय एक आम इन्वेस्टर बहुत पैनिक करता है, उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, जब मार्केट गिरता है तो सबसे पहले शांत रहिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मार्केट का नेचर ही ऐसा है। इस मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे। पिछले 20-30 सालों में हज़ारों बार ऐसा हुआ है। कभी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, कभी कोरोना आया है, कभी वर्ल्ड वार हुआ है, कभी लड़ाई छुड़ गई, कभी मोदी जी इलेक्शन में आ गए, कभी मनमोहन सिंह आ गए, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कभी कोई स्कैम आ गया। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू है और इंडिया में बहुत पैसा बनने वाला है। एक बात नोट कर लीजिए, अगले 10-15 साल में इंडियन इक्विटी मार्केट से बहुत पैसा बनेगा। तो बस डिसिप्लिन वे में, धैर्य के साथ अपने निवेश को कंटिन्यू करिए, बहुत पैसा बनेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पहले भी आए हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था, 10,000 की SIP 22 करोड़ रुपया होगी। इस पीरियड में बहुत सारे ऐसे मौके भी आए, उस SIP की वैल्यू डाउन भी हुई थी। तो उसको, उस समय जो आदमी पैनिक करता है तो उसको पैनिक नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर ये इन्वेस्टर के साथ में जो मंदी आती है, उस समय जो पैनिक होता है, मैं अपने क्लाइंट का एग्जांपल बताता हूँ। जब कोविड आया था, उसका 50 लाख का पोर्टफोलियो था मेरे पास, वो घर के 40 लाख हो गया, छटपटाना शुरू कर दिया, अब तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मारवाड़ी था? हाँ, छटपटा रहा था। कोविड के टाइम पे मेरे को बोला मेरा पैसा निकाल दो, मैंने बहुत समझाया। उस समय 2-4 महीना के लिए फिर मान गया। जैसे ही मार्केट रिकवर किया, जैसे ही 50 लाख का उसका 51-52 लाख, मेरा निकाल दो, वापस से मार्केट गिरेगा, वापस से कोविड की लहर बढ़ रही है। और आज तक उस क्लाइंट का पैसा ऐसे ही पड़ा है। और उस समय उसने नहीं निकाला होता तो आज उसका जो 50 लाख का कम से कम 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो होता। बाप रे बाप। तो ये आप एडवाइस देना चाहते हो कि इसमें ज़्यादा पैनिक नहीं करना है? पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। एक और ख़ास बात है कि हम मारवाड़ी में ना, कि हम लोग जल्दी से अपना हिसाब किताब, क्या आया क्या गया, अपनी वाइफ को भी नहीं बताते। तो ऐसा क्या राज है कि हर कोई आपके सामने क्या कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है सब लेकर के आ जाते हैं, स्पेशली मारवाड़ी लोग। ये ट्रस्ट आपने कैसे जीता? देखिए, ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता है, इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। मैंने जब उनको सही गाइडेंस दिया, लोगों को समझ में आया है जेन्युइनली मेरी हेल्प करना चाहता है, और उसके बाद हम लोग बहुत बार क्या है, अपनी उनको फैमिली के साथ लेके बैठते हैं, उन्हें बजटिंग सिखाते हैं। फैमिली के साथ बैठते हैं? हाँ, बजटिंग सिखाते हैं, तो फैमिली का भी इंटरेस्ट होता है कि नहीं सही है, सही बता रहे हैं, जो भी चीज़ है गाइडेंस दे रहे हैं।
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आता है, ये चीज़ें एक दिन में तो नहीं आता है। और आप जैसे अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर को अगर सही चीज़ पूरा नहीं बताएंगे तो डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, तो इसको आपको पूरा सब कुछ सही बताना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा समय लगता है, कुछ क्लाइंट जल्दी बता देते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ जितना ज़्यादा हमें बताते हैं उतनी बढ़िया हम प्लानिंग कर पाते हैं। तो कोई भी नया क्लाइंट को क्लोज करने से पहले क्या पैरामीटर पे आप काम करते हैं? पहले क्लाइंट के पास गए, उनके बारे में समझे, उनका पूरा फाइनेंशियल्स को आप रीड करते हो, उसके बाद में आप उसे रिकमेंड करते हो, ऐसा है? यस, सबसे पहले हम क्लाइंट से मिलते हैं, उसे पूछते हैं कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो क्यों करना है, उसके साथ में नहीं क्यों करना है, बगल वाले कर रहे हैं इसलिए हम भी कर जनरली ऐसा ही होता है। नहीं तो बगल वाले कर रहे हैं वो ठीक है, उनका एक गोल सेट कराते हैं, उनका एक इन्वेस्टमेंट का पर्पस सेट करते हैं। मैं सब ज़्यादातर लोगों को बोलता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट को अपने गोल के साथ अलाइन करो। आप पैसा सेव कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, उसको अगर गोल से जोड़ोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में भी आनंद आएगा, और जब वो पैसे से जब आपको इनकम आएगी और जब आपके गोल अचीव होंगे, और ज़्यादा एक मिडिल क्लास का आदमी अगर प्लानिंग करके छोटे से छोटे गोल को भी, बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर सकता है अगर उसने प्रॉपर प्लानिंग की है। तो ये प्लानिंग, सेविंग हैबिट बहुत जरूरी है। सेविंग, अभी हमारे कुछ व्यूअर्स का सवाल था कि हमारे सीज़न में हमारे पास सरप्लस कैश होता है, करंट अकाउंट में सरप्लस कैश होता है, तो क्या करंट अकाउंट का जो सरप्लस कैश है उस पर भी पैसा बन सकता है? एकदम बन सकता है। म्यूचुअल फंड में एक प्रोडक्ट है लिक्विड फंड जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे आप 1 दिन 2 दिन के लिए भी पैसा लगा सकते हैं, सैटरडे संडे को भी यूज कर सकते हैं। सपोज के लिए आपके करंट अकाउंट में एग्जाम्पल के लिए 50 लाख रुपये पड़े हैं, ठीक है, और 5 दिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, या जब मेरे क्लाइंट, बहुत लोगों को ये रहता है कि भाई मेरे को पैसा पता नहीं है कब लगेगा, हो सकता है 3 दिन बाद लगे, हो सकता है 1 महीना बाद लगे, 15 दिन बाद लगे, भाई मेरा बिजनेस में कभी भी इमरजेंसी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट से हम लोग जब मिलते हैं तो मैं अपने क्लाइंट की स्टोरी बताता हूँ, उसकी भी यही प्रॉब्लम थी कि भाई पैसा हमेशा बैंक में आइडियल लगता था कि भाई मेरा बिजनेस का डिमांड कब जरूर पड़ जाए, कब आ जाए। तो मैंने उन्हें लिक्विड फंड अप्रोच किया। 50 लाख रुपया अगर आपके पास है तो एक दिन का 1000 रुपया ब्याज होता है, और इंडिया में समझ लीजिए, बंगाल में तो अपने समझ लीजिए 150 दिन तो हॉलीडे में ही चले जाते हैं, उससे ज़्यादा चल जाएंगे सर। अभी आने वाले समय में इलेक्शन है तो छुट्टियों का काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिक्विड फंड को भी आदमी प्रॉपर प्लान करे तो अगर 50 लाख रुपया का एक एग्जांपल लेता हूँ, 1000 तो 150 दिन में साल में 1.5 लाख रुपया होता है। 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख रुपया। तो मैंने अपने क्लाइंट को ये एडवाइस किया, और मैंने उसको बोला कि ये जो पैसा आपको आ रहा है ना, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे इक्विटी फंड में डाल दो। ये तो आपको एक्स्ट्रा मनी आ रहा है, आपने तो इसमें कुछ नहीं किया। 10 साल बाद में हर साल आपको एक वैकेशन फ्री करूँगा। वाह। तो मैं क्लाइंट की स्टोरी बताता हूँ, मैंने जब उसके शेयर किया उसने मेरी बात मानी। 1.5 लाख करके जो 10-12 साल में उसने 1.5 लाख 2 लाख साल में अर्निंग होती थी, आज वो पोर्टफोलियो करीब 40-45 लाख का उसका बन गया है। और वहाँ मतलब से मैं, ये तो बहुत अच्छा है यार कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, बोलता हूँ साल का जो उसका जो अर्निंग आ रहा है 3-4-5 लाख निकाल के फैमिली को लेके घूम फिर के आ जाओ, कुछ जो भी अच्छा है फैमिली के लिए उस पैसा को एंजॉय तो ये जो आपके करंट अकाउंट में जो पैसा है उसको भी आप लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हो। सच में यार बालाजी, निवेश कहाँ कहाँ आप निवेश करा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लिक्विड फंड से भी आप पैसा बन सकता है। हमारे चैनल पे काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास में ये रहता है कि सीजन में काफ़ी ज़्यादा कैश रहता है, और ये लिक्विड फंड का ज़रिए भी आप पैसा बन सकता है। मिड कैप, स्मॉल कैप, काफ़ी सारे जो होते हैं, इसमें सबसे बेस्ट क्या रहता है, कौन सा फंड चूज़ करें? अगेन मेरा यही सवाल होगा कि ये पर्सनल फाइनेंस है, तो आपकी नीड क्या है, आपके गोल क्या है, और आप क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है। सबसे बड़ी एक मार्केट में बहुत प्रॉब्लम है लोगों को कि भाई मेरे दोस्त ने ये फंड में डाला है, मैं भी डाल देता हूँ, उसने इसमें डाला है, उसके पोर्टफोलियो में इतना रिटर्न आ रहा है, मेरे भी आ जाएगा। तो ये एक जो मिथ है, ये सबसे बड़ी, मैं सारे इन्वेस्टर को ये मैसेज देना चाहता हूँ, देखा देखी वैसे इन्वेस्टमेंट करो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठो, सबसे पहले अपने गोल को लिखो, उसको प्लान करो, अपनी रिस्क एपिटाइट को समझो, अपने एसेट एलोकेशन करो कि मेरे को कितना रुपया डेट में रखना है, कितना रुपया इक्विटी में रखना है। उसके बाद फंड का चुनाव आता है कि आपके गोल के हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, उस हिसाब से हम फंड का सिलेक्शन देते हैं। एक आम आदमी अगर 100 रुपया कमाता है
तो उसको कितना % सेविंग में डालना चाहिए या मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, SIP के माध्यम हो या जो भी हो? देखिए, नॉर्मली हम लोगों को बोलते हैं एटलीस्ट अपनी इनकम का 20 से 30% मिनिमम आदमी को सेव करना चाहिए। ओके। सिर्फ सेविंग से भी कुछ नहीं होगा, सेविंग के पैसों को प्रॉपर प्लान करके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपको डालना होगा, तभी वो पैसा आपके लिए काम करेगा। गोल्ड के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस था कि अभी जो गोल्ड में क्रैश आया है, गोल्ड भागा, सिल्वर भागा, फिर क्रैश आया, तो आप इसको कैसे देखते हो? नहीं, गोल्ड देखिए, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें से गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एसेट एलोकेशन। आपके पोर्टफोलियो का कितना % गोल्ड में होना चाहिए, सिल्वर में होना चाहिए, कितना इक्विटी में होना चाहिए, कितना बॉन्ड में होना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ख़राब नहीं होता और हर इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है। राइट एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड एक इन्फ्लेशन के साथ में हेज करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अभी देखिए, एक साल में तो जो रिटर्न बना है वो एबनॉर्मल है, ऐसा रिटर्न यूजुअली नहीं बनता है, पर गोल्ड यूजुअली 8, 9, 10% तक का रिटर्न बनाता है। एवरेज में देखा जाए तो 9.5 का रिटर्न है, साल 10 साल का गोल्ड रिटर्न देता है। तो अभी काफ़ी सारे लोग हैं जिनका इन्वेस्टमेंट तो करना है बट वो डिले करते हैं, अरे करेंगे अभी नहीं, सीजन आने दो, उस समय करेंगे। क्या इन्वेस्टमेंट में डिले करना भी नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये मैं मतलब क्या बोलूँ, ये मैक्सिमम क्लाइंट की ये समस्या रहती है कि इन्वेस्टमेंट करना भी है, पैसा भी पड़ा है, स्टिल डिले करते हैं। तो ये कितना बड़ा नुकसान है? मैं एक एग्जांपल मैट्रिक्स में, हाँ, नंबर में बताइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेयर करता हूँ। अगर सपोज करिए आकाश जी, आपको 25,000 रुपये की SIP करनी है, ठीक है, और अगर उसको आप 1 साल भी डिले करते हैं और सपोज करें 30 साल के लिए आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, और 1 साल डिले में वो अगर 25,000 का पोर्टफोलियो 9 करोड़ बनता 12% से, तो 1 साल अगर डिले करने से वो 8 करोड़ 1 करोड़ रुपया कम बनता है 1 साल से डिले। और उसको अगर महीना में डिवाइड करें अपने, बाप रे बाप, तो 8 से 9 लाख रुपया नुकसान हो गया। ये सबसे ये अद्भुत है। मतलब ये इंडिया में सबसे बड़ा हम लोग के साथ में चैलेंज आता है। लोग जो डिले करते हैं इसका बड़ा नुकसान है। तो जब आपको करना है, लेट स्टार्ट। जितना डिले करेंगे आपका कंपाउंडिंग में इम्पैक्ट आएगा। टैक्स प्लानिंग का कोई सिंपल मंत्र बताइए सर। क्या टैक्स प्लान जो SIP इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में सरकार इतना सारा डिडक्शंस वगैरह देती है, उसको आप कैसे देखते हो? उसमें कैसे क्या मारवाड़ी आदमी का पैसा बच सकता है? नहीं, टैक्स प्लानिंग में भी हम अपने पूरे क्लाइंट को अच्छे से गाइडेंस करते हैं। देखिए, अभी तो नए रिजिम आ गया है, पहले ATC था, अब न्यू रिजिम में ATC का उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहा है। स्टिल बहुत सारे और भी तरीके हैं। म्यूचुअल फंड के द्वारा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 हर साल छूट मिलता है, तो हम अपने क्लाइंट को ये हर साल का ये बेनिफिट दिलाते हैं। और भी इंश्योरेंस वगैरह के प्रोडक्ट है जहाँ पे टैक्स की बेनिफिट की जा सकती है। ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट है। और मैं एक आइडिया आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि म्यूचुअल फंड का जो लॉन्ग टर्म गेन से आप प्रॉपर्टी खरीद के टैक्स बचा सकते हैं। वापस तो समझाइए, डिटेल में समझाइए सर। सेक्शन 54F एक सेक्शन है जहाँ पे हम लोग जैसे क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें जो गेन होता है नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख के बाद 12.5% टैक्स लगता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली, अगर कोई फ्लैट लिया, वो गेन को अगर सपोज करो म्यूचुअल फंड से आपको 1 करोड़ रुपया मिला, और 1 करोड़ रुपया अगर आपने उसको प्रॉपर्टी में डाल दिया, तो उसमें से जो 50, 60, 70 लाख का गेन था उसका टैक्स आपको नहीं लगेगा। ये 54F जो है बहुत कम लोगों को पता है। तो मैंने अभी देखा था, काफ़ी सारा रील्स वगैरह में चल रहा था कि शादी में जो गिफ्ट मिलता है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। क्या सच में ऐसा है? हाँ, हिंदू लॉ के हिसाब से हिंदू लॉ के हिसाब से जब भी आपके घर में शादी है, उस समय आप ये जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्स नहीं लगता। अच्छा, दूसरी शादी में मिलता है? मुझे पूछना पड़ेगा ये बात, तो मुझे भी नहीं पता। दूसरी में मिलता है तो प्लीज़ हमें बताइएगा। तो इसमें कितना कुछ अपर लिमिट है ना, पूरा हो जाता है? नहीं, इसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। बेटर होगा इस चीज़ में आप अपने चार्टर के साथ बैठिए, उसको पूरा ऐसा करिए कि प्रॉब्लम नहीं आए। मतलब मिलता है ऐसे 50-50 मैं तो 50-50 हज़ार तक का मिलता है ना, कैसा है? यस, मिलता है। हम जिस देश में रहते हैं आशीष जी, वहाँ पे लोग पैसा तो कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट की और झुकाव भी है, लेकिन कुछ पैसा बचता ही नहीं है। उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं एक सिंपल टिप देता हूँ। जो लोग सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, मैं उन्हें एक सिंपल टिप देता हूँ कि सबसे पहले अपने
एक्सपेंसेस को वॉच करना चालू करो और उसमें से हैबिट बनाओ कि आप उसमें से 50, 100, 200 क्या बचा सकते हो। ठीक है। जिन लोगों के पास इनकम कम है, पैसा नहीं बचता है, तो अपने एक्सपेंसेस को वॉच करो। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं। एक एग्जांपल के लिए हम 100 रुपया में नाश्ता करके भी पेट भर सकते हैं और 500 में भी कर सकते हैं। हम बस में भी जा सकते हैं और उबेर में भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए पैसा नहीं बचता है, तो अपने एक्सपेंसेस को वॉच करो और एक हैबिट बनाओ कि रोज़ के 100, 200, 500 कुछ भी बचाओगे। 100 रुपया भी अगर आप बचाने की हैबिट डालोगे, अगर डेली के 100 रुपये भी आप बचा के इन्वेस्ट करना शुरू करोगे SIP के माध्यम से, तो 30 साल में सर वो 1 करोड़ हो जाता है। सिंपल सा चीज़ है, जबकि हम इसको इग्नोर करते हैं। तो सर काफ़ी सारे हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, बड़ा बाजार के काफ़ी सारा अच्छा व्यूअरशिप है हमारा, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि भाई साहब हमारा कपड़े का धंधा है, हमारा 25-30% का मार्जिन है और धंधा बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ? आकाश जी धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। ये ऑब्जेक्शन हम सारे दिन जितने भी हमारा धंधा आपके इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा है, यही एक ऑब्जेक्शन आता है कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट आप क्या जरूरत ही नहीं है, मेरा अच्छा खासा है, क्या रिटर्न बना के दोगे, इससे ज्यादा तो मैं बना आप के मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको मैं बना दे देता हूँ। तो ये ऑब्जेक्शन मेरे सारे क्लाइंट का आता है कि मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, बिजनेस में आप पैसा लगाओ, बिजनेस से पैसा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कभी कभी किसी क्लाइंट को नहीं बोलते हैं कि बिजनेस बंद करके यहाँ पैसा लगाओ। बिजनेस से जो इनकम हो रहा है उसको डाइवर्सिफाई करो अपने फ्यूचर को। सपोज करिए आपका बिजनेस आज चल रहा है, जरूरी नहीं कि हर समय एक जैसा चले। अगर 6 महीने के बिजनेस बंद हो गया तो आप क्या करोगे? तो आपको अपने बैकअप प्लान करना चाहिए। मैं ऐसे बोलता हूँ ये प्लान बी है, बिजनेस आपका प्लान ए है, आपको अपनी प्लान बी की भी साथ साथ में तैयारी करनी चाहिए। इसका सबसे लाइव एग्जांपल है कोरोना। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने जो लोग मुझे बोलते थे कि ये क्या फ़ायदा, ये वो, तो उन लोगों को रियलाइज हुआ। और कुछ एक क्लाइंट मेरे ऐसे भी जिन लोगों ने हमने प्लानिंग करके जब उनका इन्वेस्टमेंट कराया हुआ था, तो वो एक बैकअप प्लान उस समय उनके बहुत काम आया, उनको बिजनेस को रनिंग करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। तो ये इसको प्लान बी लेकर के चलना पड़ेगा, प्लान बी के हिसाब से आपको प्लानिंग करना चाहिए। और मैं एक स्टोरी और बोलता हूँ, जैसे ज़्यादातर जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है उनका बिजनेस चल रहा है, अगर उस बिजनेस से 1-2 लाख रुपए निकल रहा है महीना का, तो उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा कोई अर्निंग का इम्पैक्ट नहीं आता है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे एक पोर्टफोलियो बन जाता है, एक रिटर्न जनरेट होता है, और बिजनेस को एक्सपांसन करने में भी ये पैसा बहुत हेल्प करता है। क्योंकि आप छोटे छोटे अमाउंट, जैसे जिनका रनिंग बिजनेस रहता है कपड़े के बिजनेस, आप तो कपड़े के धंधे को जानते ही हैं कि 1-2 लाख रुपए महीना, 3 लाख साइड भी कर दिए तो भी बिजनेस में जो इतना इनकम होना है उतना ही होगा। पैसे की वजह से इनकम में बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नॉर्मली मैनेज हो सकता है, मैनेज हो जाता है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे एक फंड बन जाता है, वहाँ से भी एक एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट हो जाती है। और साथ का जब बिजनेस में क्राइसिस आता है और ये आपका पर्सनल वेल्थ भी बनता है। तो आपका कहना है कि इसको हमेशा प्लान बी के तौर पे देखना चाहिए, प्लान ए कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, काफ़ी लोगों का सवाल रहता है, ये जनरली अभी हमने एक पॉडकास्ट किया था खथुरिया जी से, उनसे भी मैंने पूछा था कि हमें फ्लैट लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए? क्या वो पैसा हम रियल एस्टेट में डालने से अच्छा हम SIP ना कर दें? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। मतलब देखिए, फ्लैट लेना या घर लेना एक सपना होता है, हर आदमी का होता है, और इंडिया में ये मेरा भी है सपना। हाँ, एक घर वो अपना। हाँ, तो ये मतलब, लेकिन मैं इसको साथ में 2-3 चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। घर नहीं लेना चाहिए मैं ये नहीं बोलता हूँ, बट इनिशियली आपको घर को एक खर्चा समझ के लेना चाहिए, इसको एसेट समझ के। अगर आपके पास इतनी पूंजी है, आप उस खर्च को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी आज के यंगस्टर में बहुत प्रॉब्लम देख रहा हूँ भाई। देखिए, अब मैं मारवाड़ी आदमी है, घर मतलब शादी भी करना है तो घर बड़ा करना है, बड़ा करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लड़का का छोड़ो सटपन कौन हुआ ना, आदमी कैरियर स्टार्ट किया, जॉब में लगा, EMI चालू कर दिया। ये EMI का जो मिसमैच और बैलेंस होता है, ट्रैप होता है, इसको वॉच करके प्लानिंग करके करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल के लिए, आपके पास अगर पैसे हैं, आपके कोई भी, आपको ये सपोज करो आपने लोन ले लिया, आप EMI दे रहे हैं, तो आप दूसरा इन्वेस्टमेंट बंद करके अगर EMI दे रहे हैं तो वो गलत है, वो गलत है। आपको पूरा अपने पोर्टफोलियो को चेक करना है इनिशियली। अगर आप, और खासकर जो जॉब कर रहे हैं उनको तो मैं मना करता हूँ कि अगर जॉब आपका ट्रांसफरेबल है
तो आप अपने फ्लैट में पैसा इनिशियली मत बुक करिए, रेंट पे रहिए और रेंट पे पैसा को रहिए, मार्केट में और निवेश जो करिए, पैसा बच रहा है उसको एसआईपी में लगाएंगे। 5-10 साल बाद में जब उसमें वेल्थ बन जाती है उसके बाद घर की ओर जाना पेमेंट करके फ्लैट ले लीजिए। चाहिए। क्या होता है, ईएमआई आपकी फिक्स होती है, इनकम आपकी फिक्स नहीं होती है। वो ईएमआई तो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इनकम में कभी भी अप डाउन आया, इसी वजह से बहुत लोग फाइनेंशियल क्रंच आ जाते हैं। अभी आंकड़ों की बात करूँ तो काफ़ी सारा लोगों का जो ईएमआई बाउंस हो जाता है वो फ्लैट के बारे में एक और ये लोगों जैसे लोग एक भी सवाल पूछते हैं कि लोन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए फ्लैट ले रहे हैं तो मैं बोलो लोन ले सकते हैं, बट लोन का बैकअप होना जरूरी है। ये नहीं है कि मेरे पास 50 लाख है, 1.5 करोड़ बैंक से मिल रहा है, ले लिया, ईएमआई देते रहेंगे, कोई बात नहीं है। आप पहले अपना फंड बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए, उसके बाद अगर आपके पास बैकअप है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है। जैसे बहुत सारे क्लाइंट को मैंने खुद भी किया है, जैसे मैंने अभी 2 साल पहले घर खरीदा था, मैंने बैंक का 50 लाख का लोन लिया है। ठीक है, लोन किस लिए लिया, पर लोन के अगेंस्ट में मैंने एक इन्वेस्टमेंट, मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है। मेरी जो लोन की ईएमआई है वहाँ से हर महीने आती है और लोन की ईएमआई चल जाती है, मेरा पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है। घर में 50 लाख का कंट्रीब्यूशन फ्री का हो गया। हाँ, मैंने 50 लाख भी बैंक का 7-7.5% में लोन मिला है, मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे को 12-13-14% बना के देता है। देता है। तो मैंने वो बैकअप के हिसाब से वहाँ से हर घर के साथ साथ में मेंटेनेंस और कार पार्किंग का भी खर्चा निकल गया आपका। तो ये सब थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, ये सब सारी चीज़ों के लिए आपको अपने एडवाइजर के साथ बैठना होगा। ये 1 to 1 अलग अलग लोगों के अलग अलग हम लोग की राय होती है, कोई फिक्स नहीं है। सो ऑनेस्ट, इमोशनल फ्लैट खरीदना एक इमोशनल डिसीजन भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती है। हमारे मारवाड़ी में ऐसा है ना कि जिसके पास घर नहीं हो तो रिश्ता आना बंद हो जाता है, तो उनको भी हम लोग एडवाइस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कई बार होता है कि आप 1-2 साल डिले कर लो, कुछ पोर्टफोलियो बना लो, सो दैट आपको मजबूती आ जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले आज के डेट में शॉर्ट टर्म पे आ गए, ट्रेडर बन चुके हैं, जैसा भी मार्केट जा रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए यही समस्या है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों का पैसा नहीं बन रहा है। लोग LIC को, PPF को, ये सब को लॉन्ग टर्म रखते हैं। म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, उसमें शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, डे टू डे, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं। बट अभी रिसेंटली सेबी का डेटा आया, 98% लोग फ्यूचर में लॉस खा रहे हैं। इसके बावजूद लोग इतने ईमानदारी के साथ, एक जुनून के साथ फ्यूचर ऑप्शन करते हैं कि यार हम पैसा बनाएंगे। देखिए इतना बड़ा नुकसान होता है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या करना चाहिए? देखिए एक आम इन्वेस्टर को एकदम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, आपको ट्रेडिंग की समझ है, उसके नियम कानून पता है, आप उस स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन वे में कर सकते हैं। अगर आपका ये बिजनेस है, अगर आपका प्राइमरी बिजनेस है, आपको समझ है, आपको जानकारी है, नॉलेज है, तो कर सकते हैं। तो भी बहुत 1-2% लोग सर डेटा में, ये डेटा है, मैंने नहीं बोला है, आपका बेटा झूठ बोल सकता है, बट आपका डेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो ये तो भाई बना, जहाँ पे सोचिए कि जहाँ पे 2% लोग ही पैसा बना रहे हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा बना पाएंगे? बहुत रेयर से। इससे अच्छा तो आप अपने व्यापार में ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और बिजनेसमैन को तो मैं एकदम मना करता हूँ कि दिमाग ही मत लगाओ। हाँ, बट लोगों को इसी में आता है, लोग स्वाद बोलते हैं, उसी में आता है। दिखता है, दिखना और करना दोनों में बहुत फर्क है, और बनाना। अच्छा, काफ़ी हमारे मारवाड़ी में एक कन्यादान फंड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये कब स्टार्ट होना चाहिए? देखिए आपने ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक छेड़ा है। हाँ। बच्चों के लिए, जैसे हर आदमी का, हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चा का फ्यूचर सिक्योर हो, हम लोग किसी भी तरह जी ले, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मारवाड़ी शादी में जिस हिसाब से खर्चा हो रहा है, लार्जर देन लाइफ शादी हो चुका है, एक बेटी का बाप इस फंड को कैसे मैनेज करे? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आपके घर में बच्चा बच्ची बदले, तभी से आप प्लानिंग शुरू कर दीजिए। शुरुआत में जैसे जितनी जल्दी करेंगे आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। बच्चों के लिए जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, SIP है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ ये लॉन्ग टर्म का पैसा है। बहुत लोग अभी सुकन्या समृद्धि में पैसा लगा रहे हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैंने अपनी बेटी के लिए नहीं किया है। रीज़न? देखिए वहाँ पे आपको 7.6 का रिटर्न मिलता है, और वो मेरा पैसा 15, 20, 25 साल का है।
ठीक है। लॉन्ग टर्म का पैसा मैं डेट या सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में क्यों रखूं? मैं ऐसी जगह रखूं जहां पे पैसा मेरा ज़्यादा ग्रो हो सकता है। उसमें एसआईपी बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड में एक अलग से चिल्ड्रंस फंड होते हैं, वो भी मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उस पैसा को चिल्ड्रन फंड में डालने के बाद क्या 18 साल से पहले आपका निकलेगा नहीं, लॉक इन। तो ये एक एडवांटेज रहता है। नहीं तो बिजनेसमैन या आदमी का नीड बदल जाता है, लिक्विडिटी में पैसा निकाल लेता है, वो नहीं निकलेगा तो पैसा ग्रो होगा। मेरा बेटा पैदा हुआ था 2008 में, मैंने 2000 की एसआईपी से उसको शुरू करी, और जो मेरी एसआईपी थी बीच बीच में टूट गई, लेकिन इस पैसा को मैंने नहीं निकाला। आज वो करीब 16-17 लाख का पोर्टफोलियो बन गया है उसका। इसको डिसिप्लिन वे में करना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो पीपीएफ को लेकर के काफ़ी सवाल है कि पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एसआईपी करना चाहिए। देखिए, पीपीएफ अपने मारवाड़ी सर्किल में मैं देखता हूँ बहुत लोग करते हैं, और पीपीएफ अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। मैं नहीं कहता कि पीपीएफ खराब इंस्ट्रूमेंट है, बट ये लॉन्ग टर्म में अगर पीपीएफ और एसआईपी के साथ में अगर आप कंपेरिज करें, मैं आज ही देख रहा था एक एग्जांपल में कि 1 लाख रुपया किसी ने पीपीएफ में डाला है अगर 96 से लेकर आज तक में, तो पीपीएफ में वो फंड बनाया है 1 लाख रुपया का, एक डिसिप्लिन वे में हर साल पीपीएफ में डाल रहे हैं, तो आज उसकी वैल्यू है 1 करोड़ 15 लाख। वही पैसा अगर 1 लाख रुपया आपने म्यूचुअल फंड में डाला है कर बैक टू बैक, तो आज वो पोर्टफोलियो हो गया 15 करोड़ का सर। तो ये डिफरेंस है कंपाउंडिंग में। पीपीएफ में आज के टाइम में 7.1 इंटरेस्ट है, कोई ज़माने में इसमें 12% भी मिलता था। लोगों का एक और ऑब्जेक्शन आता है कि नहीं पीपीएफ सेफ है। पीपीएफ सेफ है, मैं मना नहीं करता, पीपीएफ अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, पर लॉन्ग टर्म का पैसा आपको ग्रोथ भी चाहिए, आपका पैसा ग्रो होना चाहिए मनी। और दूसरी एक और प्रॉब्लम आती है, लोगों को एक चैलेंज है, पीपीएफ में हमारा पैसा ना गवर्नमेंट हाथ कौन लगा सके। हाँ, ये एडवांटेज चलता है भाई, पीपीएफ तो हम करेंगे और कुछ और नहीं होगा। अरे भाई, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम कोई चोरी चमारी से पैसा नहीं कमा रहे, या हम 2 नंबर का धंधा नहीं कर रहे, हमें उससे क्या मतलब फर्क पड़ता है? माइंडसेट हो गया, वैसे ही माइंडसेट हो गया। अपने पैसा को ग्रो कराना है, आप पीपीएफ में भी डालो, लेकिन मैं देखता हूँ घर में 10 फाइल है, पीपीएफ में पूरा पैसा डाल दिया, बाकी एसआईपी 1 लाख की है, 15 लाख पीपीएफ में जा रहा, वो गलत है। एसेट एलोकेशन करके थोड़ा पैसा इधर, बट लॉन्ग टर्म का पैसा पीपीएफ से बहुत ज़्यादा, मैंने एग्जांपल बताया है, मैं स्लाइड भी दिखा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। नाइस सर, ये काफ़ी सारे ऑफिसेज में प्रोविडेंट फंड रहता है, काफ़ी जगह नहीं रहता, तो क्या एक आम आदमी पीएफ का जो एडवांटेज है वो लोकल बैंक से ले सकता है? पीएफ में एक एनपीएस की स्कीम होती है, गवर्नमेंट की स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें पैसा डाल के आदमी ले सकता है, बट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय के लिए अलग होती है, नॉर्मल आदमी के लिए अलग होती है। पॉसिबिलिटी है पेंशन का पैसा, आप पेंशन के लिए फंड क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी मार्केट में स्कीम है जहाँ पे आप उसको एक्यूमुलेट करके डाल सकते हैं। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए अलग होती है, आम इंसान के लिए अलग स्कीम होती है। कोई अगर आम आदमी जो ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, उसको भी अगर फाइनेंस के बैकग्राउंड में आना है और सीखना चाहे, तो क्या बालाजी निवेश उसको मौका देता है? एकदम मौका देते हैं। हम लोग पहले इंटर्नशिप प्रोग्राम भी देते हैं, बहुत सारे एमबीए के कॉलेज के बच्चे भी हमारे साथ आते हैं, जहाँ पे हम उन्हें सिखाते हैं सेविंग, इन्वेस्टिंग, बिहेवियर। और कोई भी हमारे साथ जुड़ के अगर इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहता है, तो हमारा पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पूरा सपोर्ट देते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं, उन्हें अपनी जर्नी के साथ में उन्हें सिखाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं किस तरह से इस फील्ड में बिना पैसा लगाए एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं और अपना कैरियर भी बना सकते हैं। आज के टाइम में आपको पता है इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की कितनी बड़ी कमी है। 90% लोग इंडिया में फाइनेंशियली इलिटरेट है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से मिलता हूँ, स्टिल उन्हें नॉलेज नहीं। बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत अच्छी कैरियर अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, और मोटा पैसा भी मिलता है। देखिए, पैसा तो सब जगह मिलता है सर, पैसा तो आपको बनाना पड़ता है, बट सबसे बड़ी बात है ब्लेसिंग्स मिलती है। जब लोगों के ड्रीम पूरा कराते हो आप, उनके सपनों को, उनकी फैमिली को सिक्योर करते हो, वो जो ब्लेसिंग होती है, मुझे लगता है वो पैसों से भी बड़ी है। अच्छा, काफ़ी दफ़ा हम देखते हैं कि जैसे ये मार्च आता है, मार्केट काफ़ी रुलाता है, तो क्या रीज़न है ये कि मार्च में ही मार्केट इतना गिरता है? इसके बारे में कुछ बता पाओ आप? सर, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बट यूजुअली क्या होता है कि थोड़ी बहुत मार्केट में उस समय प्रॉफिट बुकिंग होती है,
थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच भी रहता है मार्केट में। बहुत सारी कंपनियों को टैक्स प्लानिंग के लिए पैसा लगता है, हम इन्वेस्टर को भी पैसे की नीड रहती है, बहुत लोगों का बैंक का लोन वोन का चक्कर रहता है, कई सारे फैक्टर्स है। ये कोई फिक्स रूट नहीं है, बट यूजुअली ऐसा देखा गया है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग उस समय होती है, इस वजह से मार्केट तो जो आम निवेशक है उनको पैनिक नहीं होना चाहिए इसमें। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो टाइम। तो आशीष जी, आप एडवाइस करते हो गोल्ड और सिल्वर के लिए? हाँ, गोल्ड सिल्वर में आदमी को एसेट एलोकेशन के हिसाब से, जैसे आपने बच्चों के लिए बोला या डॉटर है आपके घर में, आपको लगता है कि आप उसके लिए एक शादी के लिए गोल्ड एक्यूमुलेट करना है, तो आप आराम से, गोल्ड में भी SIP होती है, सिल्वर में भी SIP होती है। आप हर महीने एक, सपोज करो आपको अपने बेटे के लिए जितना भी गोल्ड चाहिए, आप अभी से स्टार्ट कर दो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका गोल्ड एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो कुल मिला करके SIP करो, गोल्ड करो, बट कुछ ना कुछ करते रहो, तो ये पैसिव इनकम चलते रहेगा। काफ़ी सारे सवाल थे, काफ़ी सारा हमने कवर कर दिया है। और मिड कैप स्मॉल कैप का जैसे आपने बताया था कि ये तो डिपेंड करता है कि आपके साथ 1 to 1 अगर कोई बैठना चाहे तो आप हमें पूरा गाइड करेंगे। और कोई ऐसे 4-5 पॉइंट जो एक आम निवेशक बार बार गलती करता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो निवेशक गलती करता है कि डिसिप्लिन नहीं रहता है। ठीक है, डिसिप्लिन की कमी। सबसे पहले डिसिप्लिन, मार्केट के उतार चढ़ाव में पैनिक होना। ठीक है। प्रॉपरली अपने इन्वेस्टमेंट को एसेट एलोकेशन नहीं करना। कहाँ कितना पोर्शन लेना चाहिए, कितना का SIP होना चाहिए, कितना का टर्म प्लान होना चाहिए, कितना का इंश्योरेंस फंड होना की चाहिए। परफॉर्मेंस देख के फंड का चुनाव करना। यहाँ गूगल में देखा लास्ट 1 ईयर में ये फंड अच्छे हैं, हाँ, भागा ये भागा, इसको ले एक लो। साल ये फंड अंडर परफॉर्म किया, यहाँ से निकलो वहाँ डालो, यहाँ से निकलो, ये जो फ्रिक्वेंट, ये बंदर का खेल। हाँ इसको बोलते हैं बंदर का खेल। तो यहाँ दिक्कत है। अपने इन्वेस्टमेंट को अपने गोल के साथ अलाइन नहीं करना। पहले गोल आएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगा। तो आज का गुरु मंत्र यही है भाई आशीष जी साडा, कि पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में आपका प्लानिंग, उसके बाद में डिपेंड करता है क्या करना है, कितना करना है, कब तक करना है। अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करना, चेक नहीं करना कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके गोल के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कोई अगर 1 to 1 अगर मिलना चाहता है आशीष जी से, तो बिल्कुल आप इनके इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी इनसे आप जुड़ सकते हैं, और बड़ा बाज़ार में इनका ऑफिस है। तो बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी सारे सवाल के जवाब मिले। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल रह गया तो आप इस चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और काफ़ी अच्छा लगता है सर, और इतने सालों का आपका अनुभव है, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, और काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट भी होंगे। और नेक्स्ट हम एक और एपिसोड शूट करेंगे इनके साथ में, जिसमें जितने भी व्यूअर्स हैं उनका कुछ सवाल रह जाता है तो बिल्कुल तो कवर करेंगे। आशीष जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। और रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहिए, अपने व्यापार को बड़ा करते रहिए, और कुछ पैसा, कुछ पोर्शंस उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके जाइए। क्योंकि कहते हैं कि आप पैसा कमाते कमाते थक जाओगे, रुक जाओगे, बट इन्वेस्टमेंट कभी रुकता नहीं है, दिन और रात चलता रहता है।